बंगाल एक वक्त में भारत का इंटेलेक्चुअल पावर हाउस आज एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बन चुका है। पूरे भारत में इलेक्शंस को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा जाता है, पर बंगाल में ये फेस्टिवल नहीं ब्लडशेड है। जब एक आम सिटीजन अपने लिए वोट डालने जाता है तब वो एक लीडर का फ्यूचर नहीं चुनता, वो सबसे पहले अपनी सेफ्टी की दुआ करता है। और प्राइम एग्जांपल के तौर पे आप पंचायत इलेक्शंस का डेटा उठाकर देख लो, कितनी जाने गई और कितने बैलेट बॉक्सेस लूटे गए। 23 और 29 अप्रैल सिर्फ डेट्स नहीं है, ये बंगाल की आखिरी सर्वाइवल का एक टेस्ट है। इस बार का चुनाव किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गुंडों को एक आर्मी में बदल दिया है। हालात इतने ज्यादा टेरिफाइंग है कि 2026 इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस से ट्रस्ट हटाना पड़ा। टॉप ऑफिसर्स और जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वो लॉ मेंटेन नहीं कर रहे थे, वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस का एम्पायर बस प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक ऐसी स्टेट जहां रूल ऑफ लॉ खत्म हो चुका हो और डेमोक्रेसी सिर्फ एक इल्यूजन रह जाती है। माँ, माटी और मानुष, एक स्लोगन जिसने 2011 में एक रिवॉल्यूशन लाया था। आज 2026 में ये स्लोगन एक डार्क आयरनी बन चुका है। गवर्नेंस के सबसे बेसिक रूल है सिटीजन्स की सेफ्टी, लेकिन बंगाल में यही सिस्टम प्रोटेक्ट करता है सिर्फ क्रिमिनल्स को। आरजी कर मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट सिर्फ एक हीनियस क्राइम ही नहीं था, वो एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स था। जब जस्टिस मांगने वाली भीड़ पर ही आधी रात को हमला हो जाए और स्टेट मशीनरी एविडेंस सिक्योर करने की जगह अपने ही लीडर्स को डिफेंड करने में लग जाए तो आम इंसान का ट्रस्ट कहां बचेगा। और अगर आपको लगता है कि आरजी करी सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था तो आप संदेश खाली का डेटा उठाकर देख लो। शाहजहां शेख जैसे लोकल लीडर्स ने पूरे एक ब्लॉक को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया था। SC/ST कम्युनिटीज की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा और महिलाओं का सिस्टमेटिक शोषण। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में महिला को पुलिस के पास जाने से ही डर लगने लगा था क्योंकि पुलिस और परपेट्रेटर्स एक ही थे। ये कोई एम्पावरमेंट नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सब्जुगेशन है। एक स्टेट गरीब तब होता है जब उसके पास रिसोर्सेज ना हो, लेकिन बंगाल गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली तरीके से लूटे जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम का ही हाल देख लो, SSC रिक्रूटमेंट स्कैम में एलिजिबल कैंडिडेट्स ही सड़क पर बैठे थे और उनकी नौकरियां उन लोगों को बेच दी गई जिन्होंने ब्लैंक पेपर सबमिट किए थे। प्रथा चैटर्जी से लेकर के अनुब्रता मंडल तक और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर सब जेल में हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट स्कैम्स नहीं है, सबसे शॉकिंग पार्ट है स्टेट का रिएक्शन। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल करप्शन ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जब ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संदेश खाली में रेड करने जाती है तब उन पर जानलेवा हमला होता है और बदले में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो सेंट्रल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। जब चोरी पकड़ने वाले पर ही FIR होने लगे और स्टेट पुलिस अक्यूज को VIP ट्रीटमेंट दे तब क्लियर हो जाता है कि करप्शन अब स्टेट का बग नहीं, उसका एक कोर फीचर बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स में एक नाइटमेयर सिनेरियो है द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन स्नैक के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ 22 से 25 किलोमीटर का ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से जोड़ता है। इसके एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ भूटान के पास चाइना का इन्फ्लुएंस। बांग्लादेश में यूनुस की इंटरिम सरकार बनने के बाद वहां पर एंटी इंडिया और प्रो चाइना एलिमेंट्स स्ट्रांग हो चुके हैं और इस बॉर्डर की डेमोग्राफी को डेलिबरेटली बदला जा रहा है। ध्यान से सुनो, 2011 के बाद से बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। आज मुर्शिदाबाद की पॉपुलेशन लगभग 69.5% मुस्लिम है और मालदा में ये लगभग 54% क्रॉस कर चुकी है और नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर में ये 42.8% पर है। रोहिंग्याज और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को आसानी से डॉक्यूमेंट मिल जा रहे हैं। ये सिर्फ एक इलेक्टोरल वोट बैंक स्ट्रेटजी नहीं है, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ एक डायरेक्ट समझौता है। अगर कल को एक वॉर लाइक सिचुएशन बनती है और चिकन स्नैक पर एक इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट ऑफ हो सकता है और यही हमारा जियोपॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है। तो अब उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जिसने स्टेट को हिप्नोटाइज किया हुआ है, द वेलफेयर ट्रैप। लक्ष्मी भंडार जैसे स्कीम्स और हर महीने अकाउंट में 1000 से 1500 रुपए। टीवी डिबेट्स में तो इसे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन हार्डकोर इकोनॉमिक डेटा इसे क्लाइंटलिज्म कहता है। एक स्टेट जो आपसे आपका फ्यूचर छीनकर बदले में आपको जिंदा रहने की भीख दे रहा हो। डेटा देखो तो बंगाल का टोटल डेट लगभग 6.5 से 7 लाख करोड़ टच कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज को DA देने तक के पैसे भी नहीं है। इंडस्ट्री, टेक या मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट में सिर्फ 1% से भी कम एलोकेशन है और इसका इंपैक्ट बंगाल का यूथ आज एक इकोनॉमिक रेफ्यूजी बन चुका है। जो बंगाल कभी पूरे एशिया का इंडस्ट्रियल हब था, आज वहां के इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स मजबूरी में ई-रिक्शा चला रहे हैं या फिर किसी दूसरी स्टेट में एक सस्ती लेबर की तरह काम कर रहे हैं। सरकार चाहती नहीं है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनो, पॉवर्टी में रखना ही इनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। ये वेलफेयर नहीं, ये आपको EMI पर खरीदने का एक सिस्टमैटिक ट्रैप है। और शायद 2026 में इस पर काउंटर अटैक शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत
SIR से हुई है, सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, ये उस फेक इकोसिस्टम पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। डेटा के मुताबिक लगभग 70 लाख सस्पिशियस और फेक वोटर्स आइडेंटिफाइड थे। 70 लाख, ये कई कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और इन्हीं फेक वोटर्स और इन्फिल्ट्रेटर्स के दम पर सालों से डेमोक्रेटिक मैंडेट को हाईजैक किया जा रहा है और इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी लाइफलाइन को काट दिया है। लोकल पुलिस की जगह हाइपर सेंसिटिव बूथ्स पर सेंट्रल फोर्सेस की मैसिव डिप्लॉयमेंट की गई है और यहाँ पर आती है अपोजिशन की कोर स्ट्रेटेजी। देखो, आइडियोलॉजी की लड़ाई तब होती है जब दोनों तरफ सिविल लोग हों, लेकिन जब आपका सामने एक डीपली वायलेंट सिंडिकेट से हो तब आपको कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसी फोर्स चाहिए जो उस सिस्टम के डर को तोड़ सके। इन सिंडिकेट्स को खत्म करने का मैसेज बंगाल के उस थके हुए डरे हुए वोटर के लिए क्लियर है। ओपोजिशन यानी कि बीजेपी यहाँ पर कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, लेकिन शायद वही एक लास्ट ऑप्शन भी है। हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स और इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो इंसान कहाँ है जो इन नंबर्स के नीचे दब गया? वो पिता जिसने अपना आखिरी खेत बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी डिग्री की कोई औकात नहीं क्योंकि वो नौकरी किसी और को बेच दी गई। वो परिवार जो अपनी ही जमीन पर रात को आराम से सो नहीं पाता क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कल बॉर्डर पार से आई भीड़ कब उनका दरवाजा खटखटाएगी। वेस्ट बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका लौटना नामुमकिन होगा। एक तरफ वो रास्ता है जहां आने वाले 5 साल और भी ज्यादा स्कैम्स, डेमोग्राफिक चेंजेस, क्राइम्स और इंस्टीट्यूशनल डीकेस देखने को मिलेंगे और जहां माँ, माटी और मानुष सिर्फ एक पॉलिटिकल मौकरी बनकर रह जाएगा। और दूसरी तरफ शायद वो रास्ता है जो आसान नहीं है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिवाइवल और रूल ऑफ लॉ की थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है। इलेक्शंस लीडर्स बनाते हैं, लेकिन 2026 का ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन इंडिया के सबसे क्रूशियल बॉर्डर स्टेट का अस्तित्व तय करेगा और इसका फैसला सिर्फ बंगाल के वोटर्स के ही हाथ में है। तो ये थी बंगाल की ग्राउंड रियलिटी। मेरा मकसद किसी पार्टी या संघ को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि उन फैक्ट्स और डेटा को सामने लाना था जो अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स के शोर में छुप जाते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो से बंगाल की थोड़ी बहुत भी सही पिक्चर समझ में आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली @theअभिषेक पर भी जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर भी काफी कंटेंट अपलोड करता हूं। और हाँ, बंगाल के इस पॉलिटिकल वॉर जोन से निकलकर अगर आप कल्चर और डेवलपमेंट के सबसे बड़े क्लैश को समझना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो वृंदावन कॉरिडोर पर क्लिक करके वो देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।